Good morning everyone, I am Zishan Faidi from the True Observing India. Here we come with the second episode of In Talk with Top Educators of the City. And today we are interviewing Mr. Anil Agarwal, Managing Director, St. Joseph Group of Institutions, and he is also the President of Unaided Private School Association. So starting our interview with Mr. Anil Agarwal. Sir, we welcome you to our In Talk with conversation. So, sir, starting with the conversation, I just need to ask, sir, how teachers' role has changed in the coming years? See, like as we can see, last 2 years there was a problem of COVID, and it was visual bandwidth. And if I talk about the teachers, because to use the technology was not the easy task for the teachers. But the best part of a teacher, I can say, that a teacher is the only person who can change immediately, can take it anything as a challenge and can give the best out. And बहुत सारी चीज़ों को अगर मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँ, तो I'm not talking about my school only, because since I'm well connected with all the institutions span Uttar Pradesh, everywhere I've seen. You can like imagine and like if a teacher is of age of 45, 50, 55, they're not tech-savvy people, but they took it as a challenge when online classes were going on, and they so I can say, and overall perspective of a teacher earlier, in the previous years, I was talking about the 80s and 90s, the teachers were like, whatever they are saying nowadays, teachers used to interact with the students, they behave like a more friendly person, and students are means intermingling with them, and they are supporting them in each and every way. And I can say kids and the students are treating the teachers like their family. This is a change which I personally observe in my school. This much I can say. सर, जैसा कि अभी हम लोग को देखते हैं कि करियर ओरिएंटेड स्टूडेंट्स बहुत होते जा रहे हैं, तो उसमें सर फिजिकल एक्टिविटीज़ कितना स्कूल में इम्पोर्टेंस है और कितना उस पर ध्यान दिया जा रहा है स्कूल में? देखिए, मैं इसका श्रेय तो अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दूंगा। उसका एक ही कारण है, क्योंकि जब से खेलो इंडिया स्टार्ट हुआ, उसके बाद से चाहे पेरेंट्स की सोच बदली हो, चाहे बच्चों के मन में एक चेंज आया हो, और उन्होंने इस चीज़ को ऐसे लिया है कि हमें पढ़ना तो है ही है, लेकिन स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना है। मैं अगेन इफ आई टॉक अबाउट सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर आप पीछे जो लगे हुए बोर्ड्स हैं उसको देखेंगे, तो उसमें हमारे ओलंपियन 2 बार 3 बार हमारे स्कूल में खुद आ चुके हैं। हम लोग हर साल एक एनुअल स्पोर्ट्स मीट, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट कराते हैं, जिसमें बहुत बड़ा मतलब मैसिव पार्टिसिपेशन होता है। उसका पर्पज़ ये है कि हर बच्चा पढ़ने में देखिए बहुत ब्रेनी नहीं होता। ये एक मिथ है जिसको हम सबको मिलके तोड़ना पड़ेगा। कोई कल्चरल में अच्छा होता है, कोई लिटरेरी में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई डिबेटिंग में अच्छा होता है। हमें उसकी अच्छी क्वालिटी को उसको बताना होता है, सो दैट वो उस अपनी जो एकेडमिक्स में कहीं पर भी अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो वो उसको प्लस लेते हुए कवर अप करता है। सो दिस इज़ अ रोल ऑफ अ टीचर to tell a student कि what good qualities you have and in which particular field you can give your best. So, और अगर मैं एक और बात आपको शेयर करूं, आने वाले 3 सालों से 4 साल में, मैक्सिमम मेरी कोशिश है ये कि 3 साल में सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेके आ रहा है, जिसका कि नाम ज्ञानशिला होगा। ये मैं सबसे पहले आपको ऑन एयर बता रहा हूँ, ऑन लाइव बता रहा हूँ इस चीज़ को। और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक MOU भी आज कल में मैं साइन करने जा रहा हूँ, और उसमें प्राइवेट में आपने देखा होगा स्पोर्ट्स का इतना ज़्यादा अभी नहीं है, लेकिन वो जब हमारा इंस्टीट्यूट पूरा विश्वविद्यालय बन के तैयार होगा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में लेटेस्ट फैसिलिटीज़, और आप जिस चीज़ को सोचना चाहेंगे वो चीज़ वहाँ पर मिलेगी। और एक बात देखा है, मेहनत करना अपना काम है, बाकी ऊपर वाले की कृपा और हमारी माँ का आशीर्वाद, जो कि इस संस्थान की संस्थापक है, बना रहे। उम्मीद करते हैं चीज़ें अचीव कर लेंगे। तो सर, सेंट जोसेफ इंस्टीट्यूशन की जर्नी के बारे में बताइए, कैसे इसको स्टार्ट किया गया, कैसे एक छोटे से ग्रुप को आज आपने शहर में एक बड़ा नाम दिया है, उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, इसका पूरा श्रेय अगर मैं बोलूँ तो हमारी मदर
विद्यालय समूह की संस्थापक श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल जी को जाता है, जिन्होंने 14 अप्रैल 1987 में, आज से लगभग 35 वर्ष पहले ये सफ़र शुरू किया और धीरे धीरे हम लोगों ने उसको ज्वाइन किया और लगभग मुझे 24 साल हो चुके हैं। अगले साल हमारी सिल्वर जुबली स्कूल की होगी और 99 में मैंने स्कूल को ज्वाइन कर लिया था और चीज़ों को देखने लगा था। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि हमारे यहाँ की जो डेडिकेटेड टीम रही है स्टाफ की, जो स्टेबल लोगों की वजह से, कहते किसी भी संस्था की ग्रोथ तभी संभव है जहाँ पर उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ आपके एसेट बने, ना कि वो लाइबिलिटी के रूप में हो। और यहाँ पर एक एक व्यक्ति हमारा एसेट है। हमारी मदर ने हमेशा से इंस्टीट्यूशन को एक फैमिली की तरह चलाया है। We used to celebrate all the festivals here in the school itself with our staff, like may it be Deepavali, may it be Holi, may it be New Year, Teachers Day। और शायद मैं कह सकता हूँ यही एक बॉन्डिंग है जिसकी वजह से आज सारे लोग प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं और मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। तो आज लगभग हमारे पास, अगर जिन ब्रांचेस को मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ वो 3 और हमारी मदर जिस पूरे ग्रुप को देख रही है उसकी 7 ब्रांचेस हो चुकी हैं। और उम्मीद करते हैं आगे ये सफ़र, ये कारवां, ये सिलसिला चलता रहेगा और आने वाले समय में इसको और ऊंचाइयों पर लेके जाने का प्रयास रहेगा। और मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ और ये मेरा मैसेज पूरे यूथ को है, सभी लोगों को है, आपको अगर एक बहुत अच्छा रनवे बन के तैयार मिले तो ये आपकी काबिलियत होनी चाहिए कि आप उसके ऊपर कितने हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। हमारी माँ ने हमें एक बहुत बड़ा रनवे बना के दिया। अगर मेहनत नहीं करते तो शायद इस तरह का रिकग्निशन और एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता जो चाहे सरकार के स्तर पे हो, शासन के स्तर पे हो, प्रशासन, सभी लोग उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, वैल्यू करते हैं। और उसी का श्रेय कल ही हमें माननीय राज्यपाल के द्वारा हमारे विद्यालय को 5 चीज़ों में रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया था और 5 में प्राइज़ जीता है। और विद्यालय की संस्थापक को स्वयं मुझे माननीय राज्यपाल के कर कमलों द्वारा पुरस्कृत होने का सुअवसर बच्चों की वजह से प्राप्त हुआ। सो अगेन आई विल से इट्स अ टीम, it's a combined effort of each one whosoever is associated with St. Joseph Group in any of the camps. Sir, many congratulations to you and the entire team of St. Joseph Schools. Thank you, sir. सर मैंने एक मुख्यमंत्री के फंक्शन में भी सुना था कि आपने एक आइडिया बताया था कि जो बच्चे वाटर बॉटल्स लाते हैं उनको आप कहीं पे जाते समय स्टोर करवा देते हैं, जो आने वाले प्लांट्स में, आने वाले जो स्कूल के प्लांट्स हैं उसमें यूज़ हो जाता है। इस तरीके के इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ सेंट जोसेफ हमेशा आता रहा है। तो सर कुछ और आइडियाज़ बताइए, कुछ आने वाले आपके प्लान्स क्या हैं, कुछ क्या स्ट्रेटजीज़ हैं कुछ और नया करने के लिए? देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, अभी जैसे आज से 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विद्यालय संस्थापक को नहीं, हम सबको ये संदेश दिया। और मेरा भी अपना मानना है कि हम स्कूल में बच्चों को प्रेशराइज नहीं करें। एक वर्ड में बोलता हूँ और आप मेरे बच्चों से पूछिए, मैं कहता हूँ स्कूल में मज़ा आना चाहिए। अगर मज़ा आएगा तो पढ़ाई तो अपने आप कर देंगे, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। उस मज़े की खातिर मेरा अपना मानना है कि हमारे टीचर्स, जितना भी मैं बात कहता हूँ, वो आप पढ़ाना आपका काम है, पढ़ना काम बच्चों का है, लेकिन तो सबसे ज़्यादा बच्चा उसको इंजॉय करे। और वो इंजॉय कब करेगा? जब उसे उसके इंटरेस्ट की चीज़ें मिलेंगी। तो बर्डन नहीं हो, तो उसके लिए इनोवेटिव वेज कुछ ना कुछ करते रहना। जैसे मैंने इस बार ये कहा कि बोर्ड परीक्षा से 1 दिन पहले एक मोटिवेशनल मूवीज़ हम लोग अपने हॉल में लगाएंगे और सारे बच्चों के साथ बैठेंगे और उसको देखेंगे। उसका मकसद सिर्फ ये है, ऐसा नहीं कि मैं प्रधानमंत्री जी की बात हो या मुख्यमंत्री जी, ये मेरे प्लान हमेशा से रहते हैं कि 1 दिन पहले कोई पढ़ाई नहीं कर सकता। हमारे यहाँ आज से कुछ वर्ष पहले माननीय राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री जी, जो हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी बोली थी, जो सेना शांति काल में जितना अधिक पसीना बहाती है उसे युद्ध काल में उतना कम खून बहाना पड़ता है। तो इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड थ्रू आउट द ईयर, देयर इज नथिंग, इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू स्टडी लास्ट डे, यू जस्ट एंजॉय, रिलैक्स, क्योंकि जितना आप प्रेशर में होंगे परफॉर्मेंस गड़बड़ होगी।
जितना आप रिलैक्स होंगे परफॉर्मेंस बेहतर होगी, ये मेरा अपना मानना है। और मैं तो हर काम दिल से करता हूँ, दिमाग का इस्तेमाल ना के बराबर करता हूँ। और सभी लोगों को ये सलाह दे, दिल से काम करेंगे तो वो मुकाम हासिल करेंगे जो आपने सोचा नहीं है। दिमाग का इस्तेमाल तब करिएगा जब आपको किसी को डिस्ट्रॉय करना हो, डिमोलिश करना हो, और उसको, जिसको हिंदी में कहते हैं नेस्तनाबूद करना हो, तब दिमाग लगाइएगा। काम अगर करना है, आगे बढ़ना है, तो दिल से चलिए, अपने दिल की सुनिए और दिल की बात लोगों के दिल तक पहुंचाइए। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सर, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे अगर बात करें तो जैसे सर अभी एग्ज़ाम का भी टाइम आ रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, या बड़े बच्चे हैं वो अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बच्चे बाहर जाके कुछ एक्शन ले लेते हैं जो उनके पेरेंट्स पे नहीं कंट्रोल है, तो बच्चों को क्या सर आप गाइड करेंगे कि वो स्ट्रेस को अपने कैसे मैनेज करें, या स्कूल का सर कितना सपोर्ट या स्कूल का कितना योगदान रहता है इन सब चीज़ों को हैंडल करने में? ईशान जी, मैं माफ़ी मांगते हुए बात बोलूँगा, वो बच्चों को स्ट्रेस नहीं है, ये माता पिता उनके स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देते हैं। प्रॉब्लम पेरेंटिंग की है, प्रॉब्लम बच्चों की काउंसलिंग की नहीं है। बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बच्चे तो परफॉर्म करने के लिए, आप कोई भी काम, आप किसी इंस्टीट्यूशन की बात कर लीजिए, अचानक से मैं बोलूँ ये स्कूल को सजाना है, शाम तक आऊँगा ये सजा हुआ मिलेगा। आपको अपने क्लासरूम को डेकोरेट करना है, बच्चा तो हर बात मानता है। हम उसको एक्नॉलेज कितना करते हैं, उसको ड्यू रिकॉग्निशन कितना देते हैं। देखिए, एक तो आजकल न्यूक्लियर फैमिली होने लगी, एक बच्चा है, अपने मन की बात कह नहीं सकता, पेरेंट्स के पास समय नहीं है, वजह उसकी बहुत सारी है, मैं वो डिबेट में जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन एक ही बात है, अगर हमने बच्चा पैदा किया है तो जिम्मेदारी तो हमारी है और समय भी हमें ही देना पड़ेगा। और हम बच्चे से कम हर दिन 10 मिनट, केवल 10 मिनट बोल रहा हूँ मैं, आधा घंटा 1 घंटा खाना खाएं, ये सब नहीं संभव है, प्रैक्टिकली नहीं संभव है। फादर के लिए मैं मान सकता हूँ, लेकिन जिनके लिए संभव है कम से कम वो टाइम स्पेंड करें। जिनके लिए नहीं संभव है वो 10 मिनट का टाइम निकालें, हफ्ते में 1 दिन तो निकालें, अपने बच्चे के मन की बात को सुने, समझें, उसके मन में क्या चल रहा है। मैं आपको हाल का इंसिडेंट बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी से जब परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हुआ, हमारे अपने विद्यालय की 2 लड़कियों ने बोला कि सर हम डॉक्टर नहीं बनना चाहते, एक ने बोला हम इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं, एक ने कहा मुझे IAS बनना है, एक ने कहा मुझे लॉ करना है। अब मैं उन पेरेंट्स को, मैंने कहा है मुझसे बात करें, मैं देखिए समझा सकता हूँ। पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो सोसाइटी के प्रेशर के चक्कर में ना फलां का बच्चा, और ये मोदी जी ने भी बात माने, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को करबद्ध प्रणाम हाथ जोड़ के इसलिए करता हूँ क्योंकि हम लोग जब पढ़े हमने कभी सुना था हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे लिए सोचेंगे भी। आज वो युवाओं के बारे में सोचते, उन्हें पता है एग्जाम के बाद बच्चों के मन में कई तरह के सवाल आएंगे, हो सकता है निगेटिविटी आ जाए, नंबर थोड़े कम हो जाए, ऊपर से घर में डांट पड़े, पड़ोसी से कंपेयर किया जाए, तो वो रेलवे पटरी के नीचे तो जाके लेट ही जाएगा। वो क्या है, उसको लगेगा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मैं क्लास 12th फेल हुआ था एक बार। फेल क्या हुआ था, डर के मारे मैंने अपने एग्जाम नहीं दिए थे कि मैं फेल हो जाऊंगा। 3 पेपर दिए, मुझे लगा मेरे पेपर खराब हो गए। आज आपके सामने खड़ा हुआ, तो ऐसा नहीं। और आज हमारे जो टीचर्स जो पढ़ाते थे, एक तो समय बोलते थे तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कहीं तो अपने अंदर की चीज़ें महसूस करें, कहीं से इनर स्ट्रेंथ आई। बच्चे को थोड़ा समय दीजिए, बच्चे से बात करिए, उसको सुनिए, हमें नहीं लगता कहीं पर कोई नेगेटिविटी रहेगी। और जो फेल हुए हैं ना, वही बहुत आगे गए हैं। ये उदाहरण 1 नहीं 1000 में दे सकता हूँ। तो बहुत 90, 92, 94, 98 ला के आप तिरंगा नहीं फहराओगे, लेकिन तिरंगा अगर फहरा दोगे तो देश आपको सम्मान देगा, ये बिल्कुल तय बात हो। कार्य वो करना है बच्चों आपको कि आपके सम्मान में राष्ट्रगान की धुन बजा दी जाए, वो आपकी असली जीत होगी। ये मेरा आप सभी के लिए संदेश है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके माता पिता के लिए उससे बड़ा पल नहीं हो सकता जिस दिन उनकी पहचान आपके नाम से होने लगे। बिल्कुल सर, फेल होने वाला सक्सेस नहीं हो सकता, सक्सीड नहीं हो सकता है तो कहा ही नहीं जा सकता। उन्हीं में से हम लोग भी एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। तो सर अभी जैसे बात करें टेक्नोलॉजी की, अभी जैसे कोरोना काल में हमने टेक्नोलॉजी को स्कूलों ने बहुत तेज़ी से अडॉप्ट किया, जो कभी सोचा नहीं था कि हमने कि ऑनलाइन एजुकेशन इतनी ज़्यादा बूम करेगी। तो टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव भी है, एक निगेटिव भी है। बच्चों के हाथ में आज स्टार्टिंग से ही, मतलब बच्चा जब पैदा होता है 1 साल बाद से उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है। तो सर किस हद तक जो ये चीज़ें हैं इसको हमें कंट्रोल करना होगा, क्या इसका पॉजिटिव है, क्या इसका निगेटिव इम्पैक्ट है, कुछ सर इसके बारे में बताइए।
देखिए, मैं इसको गैजेट्स की बात करूं तो मैं चूँकि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को मैंने बहुत ध्यान से सुना है, 6ठा संस्करण था, मैं हर बार सुनता हूं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अगर हम लोगों के लिए समय निकाले और उसकी एक एक चीज़ को हम बारीकी से सुने नहीं, एंड मैं तो इंस्टीट्यूशन रन कर रहा हूं तो मेरे लिए तो ड्यूटी बनती है उसको सुनना, समझना, महसूस करना। और माननीय प्रधानमंत्री जी की बात जो थी वो तो है ही है, हम लोग भी अपने स्कूल में कहते हैं ना, मोबाइल, उन्होंने डिजिटल फास्टिंग की बात करी, मैं कहता हूँ मोबाइल बॉम्ब है। एटम बम ज़्यादा सस्ता, ज़्यादा अच्छा है, हाइड्रोजन बम शायद ज़्यादा होगा, लेकिन ये मोबाइल बम जो हर बच्चे के हाथ में एक बम थामा हुआ है, वो भी हमारे पेरेंट्स ने वक्त से पहले दे दिया। ठीक है, जब ज़रूरत थी, नहीं कोई ऑप्शन था, नहीं कोई ऑल्टरनेटिव था, लेकिन उस पर हमें कंट्रोल्ड वे में उसकी एक्सेस रखनी चाहिए थी। हमारे पेरेंट्स भी उतना टेक सेवी नहीं है, आजकल के बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं। बच्चों को मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ दी गई है, कोई गैजेट्स दिए गए हैं, तो आप उसको यूज़ करिए, मिसयूज़ मत करिए, और एक्सेसिव यूज़ तो कभी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा। हम लोग एक बड़े बचपन से कहावत सुनते से, वक्त से पहले और अति दोनों ही चीज़ें बुरी होती हैं। किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए और कोई भी चीज़ वक्त से पहले नहीं होनी चाहिए। वक्त आने पर आज आप मेहनत करिए, बढ़िया करिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में अच्छे अच्छे मोबाइल आपके हाथ में होंगे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी को अपना टूल बनाइए, ना कि उसके हाथों का खिलौना बन जाए। और बच्चे ने अपने आप को मोबाइल से इतना ज़्यादा अटैच कर लिया है कि वो अपने मदर फादर को मोबाइल समझ के उनसे ज़्यादा चिपकते हैं, ना कि अपने जो एक्चुअल मदर फादर है। ये इसमें कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और आज अगर हमने जल्दी नहीं करी तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और फिर आप कहेंगे कि हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया है, सुनता नहीं है। आज जब वो समय आपका मांग रहा है, तब आपके पास समय नहीं है, जब आप उसका समय मांगेंगे तो वो समय देगा नहीं, इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। सर, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सच अ बिग इंस्टीट्यूशन, सर आपके प्रोफेशन में मोस्ट सेटिस्फाइंग एंड मोर चैलेंजिंग रोल्स क्या हैं सर? आप किस चीज़ को बहुत चैलेंजिंग मानते हैं, किस चीज़ से आपको बहुत सेटिस्फाई होते हैं कि दिस इज़ माय प्रोफेशन? मैं सच बोलूँ, चैलेंजिंग मुझे कुछ लगता नहीं है, कोई दे नहीं पाता है, और सेटिस्फाई मैं कभी होता नहीं, तो छोटा सा आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर कुछ बताइए अपने बारे में सर, आपके पहले आपकी एजुकेशन के बारे में, कैसे आपने सर एक नॉर्मल स्कूल से एजुकेशन लेकर के एक बड़े स्कूल को, एक बड़ी चेन को फॉर्म किया सर? देखिए, मैंने अपनी क्लास 8 तक की एजुकेशन ये राजाजीपुरम में जहाँ हमारा घर है वहीं पर एक सेंट एंथनीज स्कूल होता था। बचपन में हम लोग इटावा से बिलोंग करते हैं, तो हमने सरस्वती शिशु मंदिर से, और उसके बाद मेरा क्लास 11-12 महर्षि विद्या मंदिर से। उन दोनों जगह के लिए मैं ये कहूँगा, वहाँ पर मैंने बाकी कुछ उस समय की चीज़ें मुझे नहीं याद है, लेकिन वहाँ पर भोजन से पहले एक भोजन मंत्र और प्रार्थना जो होती थी, चूँकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ और मुझे कहने में कभी गुरेज नहीं होता। एक समय था जब बड़ा हिच और हेजिटेशन होता था कि आई वॉज अनेबल टू टॉक टू एनीवन। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एनीवन, लाइक मतलब जब आप कहीं जाते हो तो बड़े लोग मिलते हैं एंड दे यूज्ड टू कन्वर्सेट इन इंग्लिश यूजुअली। दैट टाइम आई रियलाइज कि हाउ आई टॉक टू देम, हाउ आई कम्युनिकेट विद देम। तो मैंने हिंदी में बात करनी शुरू करी थी। तो मैं बच्चों को भी यही बोलूँगा, आप जिस भी भाषा में बात करो, irrespective of the language, may it be a Hindi or English or any other language, you should be confident enough to communicate with. आपका कॉन्फिडेंस जितना होगा उतना अच्छा आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। और उसके बाद मैंने आगे का सफ़र अपना क्रिश्चियन कॉलेज से, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपना MBA किया, फिर मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हो गए। उसके बाद मैंने B.Ed किया, क्योंकि स्कूल में था तो थोड़ा पढ़े लिखे वाली डिग्री भी रिक्वायर्ड होती है, तो मैंने अपना B.Ed किया, और अभी मोस्ट प्रोबेबली मेरी डॉक्टरेट भी बहुत जल्दी हो जाएगी। और मकसद सिर्फ इतना है कि अभी मैं अगर बोलूँ बहुत पढ़ता हूँ, नहीं। अगर मैं बोलूँ कि बड़ी सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, नहीं।
मैंने जीवन की चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखा है, जो लेटेस्ट चीज़ें सामने आती हैं उनसे सीखा है। डे टू डे के जो अनुभव हैं वो कोई किताब आपको नहीं सिखा सकती, उनसे मैंने सीखा है। अपने बच्चों से मैं रोज़ सीखता हूँ, क्योंकि आप देखिए इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को आज रन करना, कितनी तरह की प्रॉब्लम आती है। अभी हाल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई, मैं वो बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन उसने भी बहुत कुछ सिखाया। जीवन में जब परिस्थितियाँ आपके सामने आती हैं तो आप कितना कंपोज होके, काम होके उसको सॉल्व करते हो, ये कला अगर आपको आ जाएगी तो आपको आगे बढ़ने से कभी रोक नहीं पाएगा। मैं एक ही बात बोलता हूँ, एक शब्द है मेरी डिक्शनरी में जो नहीं है, जिसको लोग कहते हैं इम्पॉसिबल, और मैं उसको पढ़ता हूँ दूसरे तरीके से। व्हेन द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज I am possible, तो simply you have to change your perception. And secondly, success lies in you only, because you just remove the letter U from the word success. You cannot even spell the word success. जब आप बोल ही नहीं सकते हैं तो कम से कम आपको इस बात को तो मानना पड़ेगा और विश्वास भी करना पड़ेगा। It lies in you only. That means believe in you and you can achieve anything and everything in your life. और अपने पार्ट पर मैं इस चीज़ को ये बात कहते हुए कि मुश्किलें आती हैं लेकिन हमें झुकना नहीं है, ये हवाओं से सीखिए। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आई एम वेरी श्योर कि जो पॉइंट्स आपने कवर करे हैं, जो मैसेजेस, जो संदेश आपने बच्चों को दिया है, वो उनका डर, वो उनका स्ट्रेस और उनके आने वाले करियर में बहुत हेल्पफुल रहेगा। सर, हम आपका समय ऐसे ही बीच बीच में थोड़ा लेते रहेंगे बच्चों को संदेश देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आज आप लोगों के माध्यम से सभी बच्चों को और सभी लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा। ख्वाब ऊंचे देखने चाहिए। जब मैं छोटा था तो अमौसी एयरपोर्ट के रनवे के बाहर अक्सर खड़ा हुआ, जब हवाई जहाज उड़ता था तो मैं देखता था कि उड़ कैसे जाता है। जीवन में किसी को अपने प्रयास छोटे नहीं रखने चाहिए। कड़ी मेहनत करिए, मुकाम तो आप हर हासिल कर लेंगे। और तमन्ना और ख्वाब इस बात का हमेशा होना चाहिए कि आज हम जिस जगह पर हैं उससे कितनी और दूर तक का सफ़र हम तय कर सकते हैं, और जीवन में हमने जो जो चीज़ें सोच रखी हैं उन्हें हासिल कैसे करना है। और आपकी मदद कोई और नहीं करेगा, आप अपनी मदद खुद करते हैं। थैंक यू सो मच।